बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की धुआंधार तकरीर देखी। तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा ये तकरीर जारी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तरमीमी फाइनेंस बिल है उसके ऊपर बात की, मुख्तलिफ हवाले से एतराज किया हुकूमत के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो क्लेम्स किए थे गुज़िश्ता रोज अपनी एक तकरीर के दौरान उनको भी रिफ्यूट किया। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो बातें की थी वो फैक्चुअली दुरुस्त है या नहीं, इस पर भी बात होगी। लेकिन एक ऐसा मामला है जो कि हुकूमत की नहीं बल्कि अपोजिशन की जानिब से उठाया जा रहा है और वो बार बार एक ही इशू है, वो ये कि शायद एक इदारे ने फैसला करना है कि आने वाला मुल्क या आने वाला वक्त कैसे चलेगा। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज ये बात की कुछ दिन पहले। इस हवाले से तकरीबन इससे मिलती जुलती बात जनाब एहसन इकबाल साहब ने भी की। एहसन इकबाल साहब ने जो बात की मैं उस पर भी चाहूँगा ज़रा वो रोशनी डालें, क्योंकि आज वो प्रोग्राम में भी मौजूद हैं और ऐसे अहम इशूज़ हैं जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज के इस अपनी स्पीच के दौरान उठाए, उस पर भी बात करेंगे। एक बात जो कि हुकूमत नहीं बल्कि अगेन अपोजिशन की जानिब से कही जा रही है हुकूमत के इत्तेहादियों को कि भाई बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री और ख़ुद को IMF के सामने इस तरह सरेंडर मत कीजिए। आप एक कॉलोनी बनने जा रहे हैं बदकिस्मती से IMF की, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा करने जा रहा है? हुकूमत ऐसा करने में मजबूर है और वो भी महज $1 बिलियन के लिए। क्या ये बातें फैक्चुअली दुरुस्त हैं या नहीं? और जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये फरमाते हैं कि 3 महीने का है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई, 3 महीने के बाद हम फिर उस ट्रैक पे चले जाएंगे जहां पाकिस्तान 50 साल पहले था और जो पोटेंशियल था उसी स्पीड से पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्या ये बात अगेन फैक्चुअली दुरुस्त है या नहीं और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अपने प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं हुकूमत की जानिब से साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी साहब, बहुत शुक्रिया। जनाब एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत शुक्रिया साहब आपका। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वन एंड ओनली खोखर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके लेट आने पर आपको जुर्माना है लेकिन हम बाद में आपसे वसूल करेंगे। शिबली साहब, सबसे पहले सर अभी प्रोग्राम से पहले भी एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं और आई एम श्योर इस प्रोग्राम के दौरान भी वो आपके इत्तेहादियों को पैगाम ये देंगे कि बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, इस मुल्क को IMF की एक कॉलोनी ना बनने दीजिए। आप सरेंडर कर रहे हैं बाकायदा तौर पर IMF के सामने। और आप जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि वो सारी चीज़ें गिनवा दी कि बच्चों के दूध पे भी टैक्स, सिलाई मशीनों पे भी टैक्स, हर चीज़ पे भी टैक्स, इस तरह ना कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि आपकी हुकूमत वाकई कुछ ऐसा करने जा रही है आउट ऑफ कंपल्शन जो कि इस मुल्क के लिए बड़ा बुरा साबित होगा आने वाले दिन? देखें मुनीब, बात यह है कि जो अपोजिशन बातें कर रही है वो तो एक पॉपुलिस्ट, क्योंकि इनके पास न तो कोई प्रोग्राम है न इनके पास कोई सॉल्यूशंस हैं। इन्होंने 3-4 साल लगा दिए हैं। पहले PDM शुरू हुई, वो नाकाम हो गई टोटली। फिर उसके बाद इनके आपस में इत्तेहाद जो थे वो भी कभी टूटते रहे, बनते रहे। अभी भी हर एक पार्टी के अंदर अपनी अपनी इंटरेस्ट को परसू कर रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली जो PDM है वो दिखावे के लिए एक है, माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो क्यों है अलहदा? बिकॉज पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार है, सिंध की हुकूमत है, इसलिए उनका एजेंडा और इनका एजेंडा आपस में रिकनसाइल नहीं करता। नतीजतन जब आ जाती है हुकूमत की मुखालिफत तो उसमें ये सारी बातें करते हैं। ये तो था उसका बैकग्राउंड। दूसरी बात यह है कि जी देखें, मैं इनकी आपने जो दिखाए हैं बिलावल भुट्टो की जो बातें कि सदी में एक दफ़ा एक ही बहरान आता है, वो है कि ये तो मान गए कि अगर कोविड बहरान था और जो तबाही थी वो तो पिछली जो हुकूमतें थीं जिससे कि मुल्क आज जिस जगह पे खड़ा है, अच्छा, तो वो जिम्मेदार तो ये लोग थे। और ये चाहे आप उसका बुरा मनाएं कि जी हम हमेशा ये कहते रहे हैं, हमने चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में डालना है कि मुल्क ये नहीं था कि वो कोई स्विट्जरलैंड था जिसको हमने सोमालिया बना दिया। सोमालिया फाइनेंशियली और इंस्टीट्यूशनली ये छोड़ गए थे, उसको हम अब बेहतर मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं हम। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देखें इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जिस तरह के अभी ये शोर कर रहे हैं ना कि जी रोटी पे टैक्स लगा दिया, डबल रोटी पे लगा दिया, इस पे लगा दिया, तो लग रहा है ना उसमें गलत देखें बिल्कुल। और वो टैक्स जो है तो सिर्फ ये तो नहीं है कि अपोजिशन के लिए है, वो सारे पाकिस्तान के लिए है। आप मुझे बताएं कि जी जितना भी हमारे, हम कहते हैं जी 50 साल नहीं, आप डिक्टेटरशिप्स को माइनस कर दो, जो 30 साल जिसमें कि सिविलियन हुकूमतें रही हैं, उसमें PTI का जो हिस्सा है वो सिर्फ 3 साल का है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा बस्ट और बूम के साइकिल में फिरती रहती है?
ये जो कहते हैं जिसमें कि लास्ट जब इनके दिन थे जिसमें कि इनका फाइनेंस मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है असेंबली के फ्लोर पे उसने कहा था कि हमें आईएमएफ जाना पड़ेगा। ठीक है, आईएमएफ आप क्यों जाते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं जब आप बीमार होते हैं? इसी तरह हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा। अब आप कह रहे हैं कि जी 1 बिलियन के लिए मुल्क को तहस नहस के, ऐसी बात नहीं है। देखें, एज अ बैंकर, एज एन एक्स बैंकर मैं आपको बताता हूं कि जब कोई बंदा भी लैंड करता है आपको, उसको सबसे पहले ये इंश्योर करना होता है कि जो मेरा लोन है आया वो रीपे हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी डेट सर्विसिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है। अब अगर आपने मुल्क को एक ऐसे स्ट्रक्चर में डाला हुआ है जिसमें कि सिर्फ आपकी हर चीज कर्जे पे है, बता दें ये अपने जमाने में हमारी दफा तो जो प्राइमरी बैलेंस है वो तो प्लस में है, यानी कि हमारी जो आमदन और हमारी जो अखराजात हैं वो तो बैलेंस है। प्रॉब्लम किधर आता है, जो वो डेट सर्विसिंग जो हम करते हैं, जो कर्जे हम ने लिए हुए हैं उनकी डेट सर्विसिंग के लिए। शिबली साहब गुजारिश है सर कि इनकी डेट लाइबिलिटी, चले पीपल्स पार्टी के वक्त क्या थी, वो जो इनको छोड़ी, इन्होंने छोड़ी 30,000 पे, आज वो डेट लाइबिलिटी पाकिस्तान के हुकूमत की क्या है? हमने डॉलर डिवैल्यूएशन से कितना डेट में इजाफा कर लिया है, आपने पॉलिसी रेट को 13.25% पे ले गए, उससे कितना इजाफा हो गया। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, क्या आप पाकिस्तान के स्टेट बैंक को या पाकिस्तान को खुदा न खास्ता एक कॉलोनी बनाने जा रहे हैं? स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी इतनी देकर क्या आप उसको किसी और ताकत के कंट्रोल में देखिए, मैं समझ गया आपका सवाल समझ गया हूं। देखें, ये तो हुई है जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि ये तो एक सतही बातें हैं कि जी पाकिस्तान को कॉलोनी, आप कह रहे हैं फैक्चुअली गलत, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। आप अगर कहते हैं मुझे देते हैं टाइम, स्टेट बैंक का इशू अलहदा कर लेते हैं और जो ये मनी बिल है ये अलहदा कर देते हैं, फिर साथ में बुला देते हैं कि $1 बिलियन के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। $1 बिलियन हमने तो रोशन अकाउंट से 2 के 3 बिलियन हमने इकट्ठे कर लिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ जस्ट नॉट 1 बिलियन। आपको पता है कि जितनी भी मल्टीलैटरल एजेंसीज होती हैं, चाहे वो फ्रांस क्लब हो या वो और मल्टीलैटरल एशियन, वर्ल्ड बैंक, ये सारों के ये जुड़े होते हैं, इनकी मेंबरशिप कॉमन होती है। तो ये नहीं होता कि जी आप आईएमएफ को कहो कि जी हम आपकी बात, पहली बात तो ये है कि देखें जी इसमें तो कोई बहस है नहीं कि इस मुल्क में कोई टैक्स देता नहीं है। आप मुझे बताएं 22 करोड़ अवाम में सिर्फ 30 लाख रुपए, 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं, 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये पूरा मुल्क और हर चीज पे सब्सिडी, हम सब्सिडीज के आदी कर दी है। ये इनकी मेहरबानियां हैं जो हमारी हुकूमतें गुजरी हैं कि लोगों को एक टीका लगा दो जिसमें वो उसमें चले जाएं कि जी वो कर्ज की पीते थे। मैं ये समझ कर आपका तो क्लेम ये था ना कि हम टैक्स रेवेन्यू भी बड़ा ऊपर ले जाएंगे, तो हम तो हिस्टोरिकली ले आए, बैलेंस शीट सब कुछ आपके मेरी बात सुने मुनीब, हम तो ले आए हैं 6 ट्रिलियन हाईएस्ट हमने जो है तो वो किया है, टैक्स कलेक्ट किया है। नहीं है, तो करना नहीं है, करना है। हमने अभी तक वो आगे होगा ना सर, 6 ट्रिलियन नहीं है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं है। इस वक्त हमने अपने जितने भी जो हमारे क्वार्टरली टारगेट्स थे हम उससे एक्सीड किए हमने, नंबर 1। दूसरी बात देखें मुसीब, देखें मुनीब, आप चीजों को कॉन्टेक्स्ट में जब लगाए ना जी। तो फिर आपको पता चलेगा। अगर आपने अभी एक वो ये है कॉन्टेक्स्ट के आप ये बार बार भूल जाते हैं कि भाई ये मुल्क और ये पूरा जो आलम है, दुनिया है, ये एक क्राइसिस से 2-4 है इस वक्त। कोई भी मुल्क नहीं, आप ये देखें ना, ये नहीं कहें। आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि एक तबाही आई है, एक पूरी दुनिया पे आई है, उसमें पाकिस्तान हैज फार्ड एक्सट्रीमली वेल, जिसकी कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। बट मुझे आप ये समझते हैं कि आप इन सारों की इंटेग्रिटी के ऊपर, जारी बात आप कहते हैं इन्होंने तो सिर्फ पॉपुलिस्ट बातें करनी होती हैं। द फैक्ट रिमेन्स, मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है, क्या आईएमएफ को जो ऑटोनॉमी आप देना चाह रहे हैं, जो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देना चाह रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान की या सॉवरेंटी के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी दिफाई बजट आप एक अकाउंट में ले जाएंगे, एक अकाउंट से ऑपरेट करेंगे, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके ऊपर स्पेंडिंग आप दुनिया के सामने एक्सपोज कर देंगे, इज इट फैक्चुअली ट्रू और नॉट? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, जहां तक स्टेट बैंक का ताल्लुक है, एक तो ये कि गिरवी रखना टोटली फॉल्स, एग्जेजरेशन है। मैं उसके पॉइंट्स आपको बता देता हूं। नंबर 1 के ये कहते हैं कि जी उसका जो गवर्नर होगा वो ऑल एंड ऑल होगा। नंबर 1 गवर्नर ऑल एंड ऑल होता है। उसने स्टेट बैंक का रोल क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, इन दोनों को, ठीक है। होता माजी में क्या था कि आपने ये तो कहते थे ना कि आप उधर की गिरवी बना रहे हैं, हम तो उसको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। इनके जमाने में होता क्या था, एक सेकंड है जी, कि आपको पैसे में जहां शॉर्टफॉल हुआ आपने नोट प्रिंट करा दिए,
आपने स्टेट बैंक से बोरोइंग कर दी, हमने तो एक पैसा भी स्टेट बैंक से नहीं लिया। मकसद ये है कि अगर आपने स्टेट बैंक को प्रोफेशनली चलाना है तो आपको उससे वो जो मिसयूज की जो पॉसिबिलिटी कि जी अपने बंदा पसंद का लगा दिया, ठीक है, नोट छापो, कर्जे माफ कराओ, लोन ऑफसेट कराओ, ये सारी चीजें नहीं होगी। एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा और वो गवर्नमेंट करेगी और वो परफेक्टली गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो इसमें कहां से सरेंडर आ गया? द ऑपोजिशन एहसन साहब, बात ये है कि मैंने इसलिए जरा शिबली साहब से डिटेल में बात पूछी, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया है जो भी आपके क्लेम्स हैं असेंबली के अंदर, चाहे बिलावल साहब करें या शहबाज शरीफ साहब फरमाएं। आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं एक भी बात शिबली साहब फरमा रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि बहुत अदब और एहतराम के साथ इन्होंने भी बेसिकली दो चीज़ों में फ़र्क किया, मैं भी उसी तरह बात करूँगा। एक इशू है मिनी बजट का जिसमें 350 अरब के इजाफी टैक्स लग रहे हैं, और आप हुकूमत की मंतक ये देखिए कि वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि अवाम पे 2 अरब का बोझ पड़ेगा और 350 अरब की हम जो टैक्स की एग्जेम्पशन है वो ख़त्म कर रहे हैं। भाई आप 350 अरब की अगर एग्जेम्पशन ख़त्म कर रहे हैं तो वो टैक्स भी किसी ने अदा करना है ना, वो को फरिश्ते अदा करेंगे, वो भी अवाम ही अदा करेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2 अरब का सिर्फ इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा, फिर अभी आप ज़रा मुज़ाहिदा कीजिए, जून 2021 में जब हम बजट तकरीर के दौरान ये कह रहे थे कि हुकूमत ने तमाम अदादो शुमार जो हैं ये गलत दिए हैं, हुकूमत ने बजट गैर हकीकत पसंदाना दिया है और 6 महीने के अंदर हुकूमत मिनी बजट लाएगी। आप रिकॉर्ड से ये तकारीर निकलवा लीजिए, मेरी भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन की भी और दीगर अरकान की। शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे, खासी काविश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई। ज़राअत सनत की कारकर्दगी गैर मामूली रही, टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा हुआ, बरामदात माजी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा। अब मसला यह है कि आपकी मईशत मुस्तहकम हो गई, आपकी ज़राअत अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, सनत अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स जो है अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। तो भाई ये 350 अरब का टैक्स डालने की फिर क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? या आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अब आप लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं? असल बात यह है कि आज जिन हार्श कंडीशनैलिटीज़ का हमें सामना है, देखिए IMF के पास जाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए कि IMF इज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर ऑल द मेंबर कंट्रीज, मेंबर स्टेट्स। ठीक है, हर मुल्क जाता है। असल बात यह है कि आप शराइत क्या तय करते हैं। हमने भी IMF से पाकिस्तान की तारीख में गालबन पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा, गालबन पहली एक ही दफ़ा हुआ है कि पूरा प्रोग्राम ग्रेजुएट किया और हमने उसमें अवाम पर कोई महंगाई नहीं आने दी, हमने पाकिस्तान के अंदर कोई शौक नहीं आने दिया, इकॉनमी को, ग्रोथ को भी बढ़ाया, टैक्स रेवेन्यू को भी दुगना किया और कामयाबी से उस हम प्रोग्राम से निकले। सवाल हमारा यह है कि भाई आपने जो 3.25 साल में नाकस कारकर्दगी दिखाई, आप किसी टारगेट को पूरा नहीं कर सके। अगर आप अपने टारगेट्स को मीट कर रहे होते तो आपको इन सख्त कंडीशनैलिटीज़ का सामना ना करना पड़ता। IMF ने, जैसे इन्होंने खुद कहा कि वो एक लेंडर है, उसने अपने पैसे को सिक्योर करना है। जब इन्होंने अपनी सलाहियत टू परफॉर्म दिखाई कि वो नहीं है, ये नए ज़राए नहीं तलाश कर सकते, उन्होंने फिर निचोड़ा कि भाई हमें तो पैसे चाहिए, आप अपनी बुक्स को ठीक करें, जहां से भी निकाल के दो, हमें निकाल के दो। बट एहसन साहब आप खुद बताएं सर कि जो 3.5 करोड़ रुपए की 350 अरब रुपए की जो टैक्स एग्जेम्पशन है, अगर ये वापस ली गई है, मैं कल भी इसके ऊपर बात कर रहा था कि टैक्सिंग रिच इज नॉट अ बैड आइडिया, रिच अमीर लोगों से टैक्स लेना चाहिए, तो अच्छी बात है, किसी भी रियासत को लेना चाहिए। Where does the problem lie? क्या आपको एतराज है कि सिर्फ $1 बिलियन के लिए आपके टैक्स देखिए एक बात तो यह है कि आपने क्रॉस द बोर्ड 15% GST जो है उसे 17% कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि गरीब आदमी जो साबुन की टिक्की लेगा, जो एक चाय की प्याली लेगा, जो अपने बच्चों के लिए कोई दूध लेगा, कोई डबल इंपोर्टेड आइटम्स पे ज्यादा नहीं, हर ये देखें ना, ये तो हर आइटम जो आप सेल करते हैं, GST जिन चीजों पे लगता है मार्केट में, वो 15 से 17% पे चला गया। ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें प्रोटेक्टेड थी, मेरा ये सवाल है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, मुस्लिम लीग नून की आई और 3 साल PTI के बजट आते रहे। इन आइटम्स को सब हुकूमतों ने क्यों प्रोटेक्ट किया? इसलिए प्रोटेक्ट किया कि इनका ताल्लुक बराह रास्त अवाम के साथ था या इनका ताल्लुक बराह रास्त हमारे प्रोडक्शन के साथ था, प्रोडक्टिव सेक्टर्स के साथ था, कि जिस पे हर हुकूमत ये समझती थी कि ये एग्जेम्पशन इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो मुआशी सेहत है उस पर बुरा असर ना पड़े। तो इसको मुज़र सेहत समझा जाता था हर दौर में। ये जो एग्जेम्पशंस थी इसलिए दी गई थी कि इनको हमने टैक्स नहीं करना। मिसाल के तौर पर
अब प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे बड़े चैंपियन है जी, स्टंटिंग स्टंटिंग, बच्चों में स्टंटिंग। भाई आपने जो बच्चों का दूध है उसके फार्मूले हैं, जो न्यूट्रिशन के सोर्स हैं, उन सारों को टैक्स कर दिया। आपने दवाइयों को टैक्स कर दिया। आपने आज मुझे बताएं कौन सा गरीब आदमी है जो डबल रोटी नहीं खाता? बेकरी से बेकरी हर आइटम को आपने टैक्स कर दिया। आपने कंप्यूटर्स को टैक्स कर दिया। अच्छा मुनीर सर ये बताएं, अभी आपने क्योंकि जिक्र इस बात का किया, ये जारी बात है, अब इसके ऊपर आपका इतराज अपनी जगह, लेकिन स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से, उसको खुद मुख्तारी देने के हवाले से हुकूमत, मैं शिवली साहब ही नहीं, हर कोई ये कहता है कि ये पूरा जो आपका सोच है इस हवाले से ये गलत है। नहीं, हम इससे कोई कॉलोनी नहीं बना रहे, अकाउंटेबिलिटी होगी नॉट टू एन इंडिविजुअल बट टू द पार्लियामेंट। नो, देखिए हमने स्टैंडिंग कमेटी में वो सारा लॉ जो है उसको एग्जामिन किया और हमने कहा कि वहां पे क्लॉज बाय क्लॉज हमें इजाजत दें कि इसको रिव्यू करें। पहली बात तो यह है कि वो कानून जो IMF के साथ ये कई महीने और हफ्ते बहस करते रहे, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में 2 घंटों में इन्होंने बुलडोज किया और क्लॉज बाय क्लॉज हमें रीड नहीं करने दिया। अच्छा, मैंने उसके ऊपर अपना नोट ऑफ डिसेंट दिया है। अब देखिए जो मोटी मोटी चीजें क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट हो जाएं तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन कैसे हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता बिल्कुल होता है, उसको खत्म कर दिया गया। लिहाजा अब कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है कि आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर आप आ जाइए कि जो स्टेट बैंक में गवर्नर को इतने लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं कि ही विल वर्चुअली बी ए वाइसराय। वो किसी को जवाबदेह नहीं है, वो किसी के बाज पुरस में नहीं है, वो जो चाहे आज़ादाना तौर पे करेगा। वो खुद अपनी तनख्वाहों, अपनी मराद का फैसला करेंगे, चाहे वो 5 करोड़ रुपए महीना रख लें। ये पहले हुकूमत ऐसे तो नहीं हो सकेगा ना, गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। नो, आप कहते हैं गवर्नमेंट रिमूव अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, गवर्नमेंट कौन रिमूव कर सकेगा? वो अब रिमूव करना तो वो बोर्ड एक इतना ताकतवर हो जाएगा गवर्नर के ज़ेरे। शौकत तरीन साहब कहते हैं सर मैं जब चाहूं गवर्नर को हटा दूंगा। आज अगर ये पॉलिसी, वो जो फिस्कल एंड मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन पॉलिसी बोर्ड है जी, जिसको ये शौकत अजीज साहब कहते हैं कि होना चाहिए जी, उसको नहीं मनवा सक रहे, तो ये कहां से हटा देंगे गवर्नर को? बट एक बात ये क्योंकि जो अभी एहसन इकबाल साहब ने बात की, खोखर साहब, ये जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और बात इन एडिशन टू दिस कही, वो दिफाई अखराजात के हवाले से जरा वो समझने की जरूरत है कि बिलावल साहब जो कहना चाह रहे थे उसका मतलब वही है जो वो बता रहे हैं। जरा सुनिए बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं। इस बिल में ये फैसला किया गया है कि हमारा पूरा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका एक अकाउंट होगा और वो एक अकाउंट भी उसी स्टेट बैंक में होगा जो अब IMF भी देखेगा और बाकी आलमी इदारे हमारे स्टेट बैंक तो देखते ही रहते हैं। इस फैसले से हम अपने जो डिफेंस बजट है, हमारे डिफेंस स्पेंडिंग है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो स्पेंडिंग है उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने। और ये फैसला हमारे समझ से बाहर है कि अगर बाकी दुनिया में एक अकाउंट नहीं है उनके डिफेंस स्पेंडिंग के लिए तो हमारे यहां क्यों एक अकाउंट हो। ये हमें हुकूमत से मुतालबा है कि वो हमें समझाए इस फैसला क्यों लिया गया है। ये मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने भी कहा है हुकूमत हमें समझाए। आपके भी वही इतराजात हैं स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से? शिबली साहब ने कहा, एहसन साहब, लेकिन मैं इसमें अगर 1 मिनट ऐड करूं, देखिए 2 चीजें और बड़ी खतरनाक हैं। इससे पहले बोले, एक यह है कि हुकूमत पे पाबंदी लगा दी गई है कि वो स्टेट बैंक उसको लैंड नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो वो बोरो तो करेगी, अब सारी की सारी बोरोइंग कमर्शियल बैंकों से करेगी और वो अगर अपना कार्टेल बनाएंगे और कई बैंकों के इंटरनेशनल ओनरशिप्स हैं, बाहर के बैंक्स उनके हैं, तो आप उसके जरिए पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करेंगे। और एज वी स्पीक सर इस वक्त भी तो गवर्नमेंट बोरोइंग कमर्शियल बैंकों से कर रही है, हम तो स्टेट बैंक से नहीं ले रहे। द विंडो इज अवेलेबल। अगर आपके यहाँ कोई कैलेमिटी आ जाती है, अगर आपके यहाँ कोई इमरजेंसी आ जाती है, गवर्नमेंट कैन ऑलवेज बोरो फ्रॉम स्टेट बैंक। लेकिन अब इसको बंद किया जा रहा है। अच्छा, और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किस में है स्टेट बैंक? वो है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक जिसको उसने रेगुलेट करना है वो अगर रेड में चला जाए, जो कि स्टेट बैंक की नालायकी होगी, चूंकि उसका काम है कि वो इस बात को देखे कि सेहतमंद चलें बैंक सारे। अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई बैंक रेड में जाता है, उसके लिए तो वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन नॉट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एंड सेकेंडली, पार्लियामेंट कैन नॉट डू एनी लेजिस्लेशन विदाउट प्रायर क्लियरेंस ऑफ स्टेट बैंक। यानी कि मुस्तकबिल में अगर आपने कोई कानून करना होगा
तो पहले आपको स्टेट बैंक से इजाजत लेनी होगी कि जनाब इस पे हमें इजाजत है कानून साजी करने अच्छा, की। आई एम श्योर शिबली साहब विल डिसएग्री ऑन दैट, बट खोर साहब, बिलावल साहब ने भी पॉइंट रेज किया अबाउट द डिफेंस बजट के लिए, वो एक अकाउंट से ऑपरेट होगा और एक्सपोज हो जाएगा सारा डिफेंस बजट प्लस न्यूक्लियर स्पेंडिंग भी। शुक्रिया मुनीब भाई। इन पिछले 3-3.5 सालों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो अगर हमारे दौरे हुकूमत में होती तो हमें गद्दार भी ठहराया जाता, हमें नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी ठहराया जाता, हमारे खिलाफ शायद एक DPC भी बनती और वो सड़कों पे होती और इस्लामाबाद में यहाँ पर कोई एहतजाजी मार्च भी हो रहा होता और हमें इस मुल्क के जो असास है, जो एक नज़रिया है, उसके खिलाफ काम करने का एक हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग चुका होता। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर के ऊपर इंडिया हमारे साथ कोई बात कर ले तो हम अपना इवेंचुअली जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम रोल बैक करने के लिए भी तैयार होंगे। और ये बात शायद उनके इल्म में नहीं थी कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका मसला कश्मीर के साथ ताल्लुक नहीं है। हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो बिगिनिंग है उसका एक कॉन्टेक्स्ट और है, उसको जिस तरीके से बनाया गया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो उसकी बुनियाद रखी वो एक 71 में जो एक हुई सानिया मशरकी पाकिस्तान, उसके बाद जरूरी था कि वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तान अचीव करे इंडिया के साथ। बाहर तौर जो गुफ्तगू और जो चीज़ें ये करके ये निकल जाते हैं, हम तो हैरान है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे इन्हीं बातों के ऊपर हमें वो मौरूद इल्ज़ाम ठहरा देते। अब इसी तरह ये जो IMF को का जो ये जो कहने पे के ऊपर जो सारी लेजिस्लेशन हो रही है, इसमें IMF एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक 343 अरब रुपए के टैक्सेशन अवाम पे ना लगा दी जाए, नंबर 1, और नंबर 2 कि स्टेट बैंक का जो बिल है वो पास ना हो। वो इसीलिए हमारा 12 तारीख को केस बोर्ड के अंदर कंसिडर होना था, अब 28 के ऊपर चला गया है कि जब तक आप ये 2 कवानीन पास नहीं करते, ये टैक्सेशन नहीं लगाते और स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी नहीं देते तो आप हमारे पास बराए मेहरबानी प्रेसिडेंट ये दोनों काम करने। ठीक, अब रजा बाकर अल मिस्री साहब अच्छा IMF के साथ काम करते रहे, IMF के नुमाइंदे थे मिस्र में है, मतलब जी बिल्कुल। अब हमें पता लगे कल हद के इज्जत का दावा आप पे भी ठोके, कर दें, बिल्कुल कर दें, मैं वकील हूं, मैं जवाब दूंगा। वजह शोहरत मिस्र है ना, वजह शोहरत उनकी मिस्र है। ठीक, गुजारिश ये है कि हमें आज तक ये नहीं पता कि मौसूफ पाकिस्तान में कितना अरसा रहेंगे, पाकिस्तान में कितना अरसा कि कितने अरसे के बाद ये हुकूमत जाती है, कोई ऐसे मामलात बनते हैं वो अपने ब्रीफकेस उठाएंगे यहां से चले जाएंगे और हम अपनी पूरी की पूरी मैशत उनके जरिए IMF के हवाले करने जा रहे हैं। 3 से 5 साल का टेन्योर कर रहे हैं, ज्यादा अश्योरेंस दे रहे हैं टेन्योर को। अब इस सारी सूरत हाल में हमारा एक कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी ऐसी रिजर्वेशंस हैं कि हम एक बड़े तल्ख एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। हमारी तारीख में है कि जो हमारे साथ मैनिपुलेशन करके हमें गुलाम बनाया गया, उस सूरत हाल में अब एक बैनुल अक़वामी इदारे के आगे हम अपनी पूरी सोवरेनिटी रख दें कि हम पूछने के काबिल भी ना रहें। जैसे एहसन साहब कह रहे थे कि पार्लियामेंट के हाथ भी बांध दे कि वो उस कानून के अंदर तब्दीली ना कर सके, तो इससे हम अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी को सरेंडर नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? इससे पहले जो हमने FATF के कवानीन पास किए, वो FATF के कवानीन क्या हमारे साथ बैठे हुए दीगर ममालिक में किसी और ने भी पास किए? नहीं, वो पाकिस्तान के ऊपर सारा मलबा आकर गिरा। इस पार्लियामेंट से वो काम कराए गए कि जिसमें हमारी जो सोवरेनिटी है वो बहुत हद तक तो हम सरेंडर कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें स्पॉट ना, हम 27 कंडीशन 26 हमने अब तक मीट कर लिया, बट वहां पर तो आपको पता है जो हमारे हालात थे, मैं दूंगा कि वो भाई वो आपको पता ही है, वो ग्रे और वो जो चक्कर था, हम तो ये इसी डर में रहे कि पता नहीं ब्लैक में ना चले जाएं। वो तो एक प्रॉब्लम ऐसा था कि उसके ऊपर शायद वो प्रॉब्लम भी क्यों था, वो ये कहते थे, वो उसका पता है ऑन द रिकॉर्ड का कि जी ये मुस्लिम लीग नून डलवा के गई है ग्रे में, इनके लीडरान मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। इसलिए देखिए, अगर तो आप समझते हैं कि ये वाकई हमारे लीडरान की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से था, तो फिर तो जो सैंक्शंस लगी UN सैंक्शन कमेटी की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की जो थी, वो हमारे पार्टीज के सरबराहान के ऊपर लगनी चाहिए थी। वो किसके ऊपर लगी? उन शख्सियात के नाम क्या है? उन शख्सियात के नाम क्या है? हाफिज सईद साहब, हाँ सही बात है, ठीक है। वो मजहबी जमातों से जिन लोगों के ताल्लुक हैं उनके अंदर बहुत से नाम मौजूद हैं। उनमें फिर एक हमारा कोई किसी न किसी सियासी जमात का सरबराह तो होना चाहिए था ना। हमने पिछली 3-4 दहाइयों से जो इस मुल्क को एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे चलाया और उसका अब हमें ब्लो बैक आ रहा है। हमारे वजीर खजाना ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने आज से 1 हफ्ता पहले आपके चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जो
पोस्ट अफगानिस्तान जो सूरत हाल है, हाँ, उसकी वजह से भी हमें IMF में और इंटरनेशनली हमारे ऊपर जिस तरह प्रेशर ने है। हमने खुद को पोजीशन किया या स्टेटमेंट्स दी हैं, शायद उस वजह से हमें जो हम बगलें बजा रहे थे, जो हुकूमत के वज़रा जो बगलें बजा रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गुलामी की जंजीरें हाँ, तोड़ दी हैं, ये सारे बयानात हमारे गले आके पड़ चुके हैं। ठीक। अच्छा, बट शिबली साहब के पास इज अ लॉट टू। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा मुनीब भाई कि ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म एजेंडा लेकर हुकूमत में आए थे। ठीक है, इन्होंने एक रिफॉर्म एजेंडा अवाम के सामने रखा था। आप मुझे बताइए कि क्या अभी तक जुडिशल रिफॉर्म्स इस मुल्क के अंदर हो सकी? ठीक है। क्या ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो सकी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने कौन सी की सिवाय इसके कि IMF की सारी मनोअन बातें मान लें? कोई एक इकोनॉमिक रिफॉर्म बता दें कि जो बेहतर उसमें लेकर गई हो लोगों को। हुकूमत कह रही है हम टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, अब अमीर आदमी के ऊपर टैक्स आयद कर रहे हैं, विच इज अ गुड फैंसी आइडिया। अब उसके ऊपर शिबली साहब, आई एम श्योर शिबली साहब हैज अ लॉट टू डिफेंड। एक ब्रेक के बाद जी शिबली फराज साहब के पास आते हैं, और जो शायद खान भाई साहब ने और जनाब एहसन इकबाल साहब ने फरमाया उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। शिबली साहब, क्विकली, जो आपने एहसन साहब की बात सुनी, खोकर साहब की, मेरे पास आई हैव अदर इश्यूज टू डिस्कस आल्सो, लेकिन आप क्विकली देखें बात ये है कि आपको बेसिकली 2-3 पॉइंट्स है मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो मेरे अपोजिशन के साथी हैं वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि ये मुल्क कोई तेल या कोई स्विट्ज़रलैंड, कोई अमेरिका, कोई यूरोप के कोई वो ऐसा मुल्क जिसमें के रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ कानून की बालादस्ती है, सब कुछ है। ये मतलब है कि एक ऐसी बातें कर रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसको कि बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया, इदारों को मफलूज कर दिया गया, और जो गवर्नमेंट साइन मास्ट में ये रोटी कपड़ा मकान वाले मेरे भाई मुस्तफ़ा खोकर बैठे हुए हैं। रोटी कपड़ा मकान 50 साल पहले लोगों से रोटी भी ले ली, कपड़ा भी ले लिया, और मकान तो कभी दिया ही नहीं, क्योंकि ये उसी पे सियासत करते रहे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मेरे एहसन इकबाल साहब हैं, इनकी पार्टी ने हमेशा एक खास इंटरेस्ट ग्रुप के लिए काम किया। ये जो कहते हैं ना, ये सब्सिडीज और ये सारा इस मुल्क को डुबोया इसने है, जिसमें कि आपने अशराफिया को या उस तबके को जो पावरफुल तबका था उसको आपने मराहत दी और पाकिस्तान के अवाम पे कर्जा चढ़ाया। ये बात हुई। सर, तो आज भी कर्जा नहीं, देखे कर्जा मैं आपको देखें आप मुनीब देखें, आप एक बाकायदा एक प्रोग्राम करें। ठीक है, आप इनको बुलाएं, इनके फाइनेंस के कोई भी बंदे हों आप बुला लें, इनके मिफ्ता इस्माइल को बुला लें, किसी को भी जो इनका एक्सपर्ट है, फैक्ट्स पे बात करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। अच्छा, लोन साहब ने अभी फरमाया सर कि आप पार्लियामेंट तक को पाबंदी ला दी, ये कोई कानून नहीं। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, ये बताएं। नहीं, बात की है ना। नहीं, बात की है, मैं इसको ही जवाब दे रहा हूं ना। मुझे आप ये बताएं कि हिम बीइंग अ मच सीनियर पार्लियामेंटेरियन देन आई एम जी, इज इट पॉसिबल टू स्टॉप द पार्लियामेंट फ्रॉम लेजिस्लेशन? सवाल ही नहीं पैदा होता। बट वो कोई हवा में तो बात नहीं करे, हवा में सर वो मस्ट हैव सीन समथिंग। 46 आर्टिकल 46 बी है, इन्होंने ये देखें, आर्टिकल 46 बी है कि आप उनसे कंसल्टेशन किए बगैर स्टेट भाई आप आइन तब्दील कर सकते हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं स्टेट बैंक की। 2/3 अक्सरियत, और 2/3 क्या बदल तो सकते हैं ना, इसमें कौन सा चाहिए? बट वो उसके लिए किसी से एनओसी नहीं लेना पड़ेगा ना। वो कह रहे हैं मेरी बात सुने, पहली बात तो ये करें ना मोहित कि पहले आप अपने आप को एज ए नेशन स्टैब्लिश तो करें। आप सॉवरेनिटी की बड़ी बातें, एक सेकंड जी, आप सॉवरेनिटी की बातें करते हैं, किस बुनियाद पे करते हैं? आप कर्जा आप लेते हैं, मुल्क आपके सारे इदारे आपके हुए हैं, आपके लीडर्स मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और आप कहते हैं कि जी क्या, क्यों नहीं? ये हमारे जो है वज़राए आज़म, प्रेसिडेंट्स, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अच्छा जी, तो फिर फैटअप बना दिया कि जी वो हाफिज सईद था और वो था। व्हाट अबाउट यू? आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग का क्या हुआ है? फॉरेन फंडिंग में इनका नाम तो नहीं फैटअप आपने करते रहे, मुझे ये इनकी वजह से फैटअप में ग्रे लिस्ट में गया। बट देखिए इनका मसला क्या है। देखिए आज 4 साल हो गए, 4 साल के बाद इनसे पूछेंगे ना डॉलर का क्या रेट है, वो जी पिछली हुकूमतें ये कर, नहीं मैं बताता हूं, पूछेंगे जीडीपी क्या है, पिछली हुकूमतें कर देंगे यार। ग्रो अप, फॉर गॉड सेक ग्रो अप। 4 साल हो गए, मैं आपको जवाब अभी बोल सकते हैं। मैंने अभी एक मिनट, मैं आई वन और टू आर्गुमेंट्स, दैट्स इट। देखें, जहां तक के डिवैल्यूएशन की बात करते हैं, 2 चीजें थी। डिवैल्यूएशन हुई, वो किस लिए हुई? इसलिए कि आपकी जो करेंसी है, आप उसको, जैसे कि आप किसी अपने, जिस तरह के इनके अपोजिशन लीडर ने किया है कि जी जो मकसूद
मुंशी है उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए डाल दिए, उससे ये मतलब नहीं है कि मकसूद मुंशी जो है तो मालदार हो गया है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने डॉलर को ऑफिशियल रेट को आपने सुपरफिशियली रखा हाई, उससे क्या नुकसान पहुंचा? इंडस्ट्रीज कोई इंसेंटिव नहीं रहा क्योंकि इंपोर्ट वाज चीपर एंड आर एक्सपोर्ट्स बिकेम, हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई बाहर के मुल्कों में, इस वजह से ये 25 अरब से आगे जा नहीं सके। सुन लें, जो उन्होंने बात की है वो एक आर्टिकल कोट कर रहे हैं, मस्ट हैव सीन द लॉ। वो कह रहे हैं कि आप ये पाबंदी क्यों लगा रहे हैं पार्लियामान के ऊपर कि वो विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट बैंक कोई लॉ तब्दील नहीं कर सकेगी, ऐसे कानून आप क्यों बना रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये कि अगर ये 46 है भी जी, देखिए कोई कानून भी आप जो कि कानून या आईन के खिलाफ हो वो लॉ है ही नहीं। कानून पार्लियामेंट को आप रोक नहीं सकते किसी चीज पे। मैंने तो आपसे कहा कानून में कल आप रख दें कि जी इस मुल्क का नाम ये होगा, वो भी आप कर सकते हैं। बट नहीं शिव साहब, मैं गुजारिश नहीं, सर, somebody must have put it in the draft ना। तो हो मुनीब भाई, ये देखिए हमारे लॉ मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई गई IMF के साथ, उन्हें कन्विंस करने के लिए कि बराए मेहरबानी, हमारे वजीर कानून ने भी कहा कि ये सेक्शन जो 46B है इसको निकाला जाए, हमारी कोर्ट्स भी इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगी, ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी, लेकिन वो नहीं माने, हुकूमत ने रखा। इसी तरह सेक्शन 51 जो है वो ब्लैंकेट ऑटोनॉमी देता है, किसी भी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती स्टेट बैंक के गवर्नर के अगेंस्ट, उन्हें प्रोटेक्शन देता है, नैब उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकता, कोई और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी प्रोसीड नहीं कर सकती। देखिए ये बिलावल भुट्टो की तरह अनइन्फॉर्म्ड यहां पर करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखें ये जो जहां तक इसका ताल्लुक है ना अकाउंटेबिलिटी का, पहले भी FIA से आपको जो नैब लॉ में जो अमेंडमेंट्स हुई है, इसमें जितनी भी सोर्स है, अगर गुड फेथ में आपने कोई फैसला किया है उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। मुझे आप ये बताएं कि आपकी तारीख में जितने भी स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं, जिनमें के डिप्टी गवर्नर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, किसने जो है तो किसको आपने गिरफ्तार किया है, किसके अगेंस्ट हुआ है? नहीं, इम्यूनिटी देखो मुस्तफा, द थिंग इज दैट स्टेट बैंक Why you have problem with some इदारा? अब ये कहें जी कि नैब को भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो भी इंडिपेंडेंट नहीं, ऑटोनोमस नहीं होना चाहिए। भाई स्टेट बैंक का अपना एक रोल है, वो रोल अदा करने के लिए उसको वो चाहिए इंडिपेंडेंस। सर आप इंडिपेंडेंस जरूर दें, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट रेस किया, मेरा सवाल आपसे ये था कि वो को खुद हवा में तो नहीं बात कर रहे ना, किसी कोई चीज को डॉक्यूमेंट, ये सारी बातें हवा में करते हैं भाई। ड्राफ्ट देख के बात भाई, तो ड्राफ्ट ले आए ना, उस पर फिर हम आर्गूमेंट कर लेंगे। वो कोर्ट कर रहे हैं सर कानून, मैं 48(3)(c कह देता हूं। क्या है उसमें? हाँ, उसमें क्या है कि नहीं आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये क्या ऐसे तो नहीं कह रहे ना सर, वो देखिए ये इस अनइन्फॉर्म्ड, मैंने इसलिए आज मुनीब, आज मैंने असेंबली में ये कहा है कि इस हुकूमत ने दूध पे टैक्स लगा दिया, इस हुकूमत ने कंप्यूटर पे लगा दिया, दवाइयों पे लगा दिया, ज़राअत पे, सनत पे, हर इन्वेस्टमेंट पे, प्लांट मशीनरी पे। क्या ये अच्छा होता काश ये अपनी हमाकतों पे भी टैक्स लगा देते। और मकसद इनकी ये जो नॉन सीरियसनेस है ना, कि हर चीज का इलाज ये है कि आज चौथे साल भी पिछले ये कर गए, पिछले ये चलो जी हम तो बुरे थे। आप 6 महीने पहले आपके वजीर खजाना कौमी असेंबली में कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर दिया, मिनी बजट नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा मिनी बजट नहीं आएगा, उन्होंने ये भी कहा कि अब हमने इतनी तरक्की शुरू कर दी है जो अनप्रेसिडेंटेड है। आप बताइए 6 महीने बाद आप इस मुल्क को एक दलदल में धकेल रहे हैं। गरीब आदमी जो पहले महंगाई में जकड़ा हुआ है उस पर 350 अरब के मजीद टैक्सों का बोझ डाल रहे हैं। ये 6 महीने में क्या हादसा हो गया? 6 महीने पहले तो जन्नत झूठ है, ये झूठ कह रहे हैं। मैं आपको झूठ बता रहा हूं, बिल्कुल। आई एम सॉरी फॉर द स्ट्रॉन्ग वर्ड। मैं आप ये कह रहे हैं 350 अरब गरीब लोगों पे डाले हैं। यार वो लोग जिनको कि आपने माजी में अमीर आदमी की इंपोर्टेड मीट के ऊपर वो कहते हैं इंपोर्टेड मीट, इंपोर्टेड फिश, इन चीजों को ये जो ऐसी वाली चीजें, आई एम सॉरी बट सर दूध, जब चॉकलेट बच्चों का दूध सर, और ये ऐसी वाली दवाइयां हैं, बच्चों का दूध है, कंप्यूटर, फार्मा इंडस्ट्री का बीज है, फार्मा लाल मिर्च, 472 अरब का बिजनेस है। कोई टैक्स नहीं देना चाहता इस मुल्क में, कोई टैक्स नहीं देता। वो ठीक है, पर प्रोटेक्शन दी हुई थी इन्होंने। बस बात यह है शिबली साहब, गुजारिश ये है, इसमें जो अगर आप चौथे साल में भी आप कहते हैं कोई टैक्स नहीं देना चाहता, जब आप ये कहते हैं कि आपके वज़ीर आज़म की इतनी क्रेडिबिलिटी उन्हें देखकर लोग टैक्स, यार मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने एक बात है, एक टैक्स चौथे साल में आके साहब किसी चीज का तो आप कहें ना, आप कहते हैं जिम्मेदारी हमारी है, कसूर हमारा नहीं है, नहीं इस चीज से बाहर निकल। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जी आपके पास -96% था,
अब इसको हम किस तरह से कम करेंगे, ठीक, क्योंकि जब देखें आप में एक ऐसी हो, देखें आप कौन भूल जाते हैं कॉन्टेक्स्ट को। आप कोविड का कॉन्टेक्स्ट देखें, आप मुझे बता दें, दोनों बैठे हुए हैं जी, कि जो फ्रेट में जो इंक्रीज हुई है वो कितनी % हुई है। भाई वो इंडिया बांग्लादेश के लिए नहीं हुई, नहीं, सबके लिए हुई है ना, सबके लिए हुई है। डिपेंड करता है वो क्या इंपोर्ट करते हैं, वो क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। आपने एक्सपोर्ट को तबाह कर दिया। डिसएग्रीमेंट साहब, मैं सर गुजारिश करूंगा शिबली साहब, आपको भी, खोगर साहब, देयर इज अ मेजर डिसएग्रीमेंट। अब शिबली साहब एक बात कर रहे हैं सर, आप दोनों ने जो ड्राफ्ट लॉ कोट किया है, पढ़ के अच्छा, सुना मुझे आप बताएं। देता हूं, जी, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। अच्छा, मैं सेक्शन 46B और इसका सब सेक्शन है 8। आप वकील हैं खुद, आप वर्डिंग इसकी सुन लें। The bank shall be consulted prior to the introduction of any bill by the federal government in the parliament which may have any bearing on the functions of the bank. बैंक मीन द स्टेट बैंक, The state bank। देखें, ये मैं अब आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अच्छा, और मेरे लिए काबिल एहतराम है शिबली भाई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही रद्द कर दिया इस चीज को कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, मैं आपसे मुस्तफा एक पूछता हूं, आप लॉयर हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट को, मेरा पॉइंट ये था बेसिकली, जो मेरा प्रिंसिपल पॉइंट है वो ये है कि कोई भी हमारे नेशनल असेंबली को, सेनेट को रोक सकता है कोई लॉ पास करने में। then take it out of the law। हाँ, देखें, but it's अगर not नहीं been है, made it will into be law. taken out of the law because Principally, no, even Who drafted this law? parliament है, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया, बट गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट शिबली साहब बगैर किसी पूछे तो नहीं किया होगा। देखें, गवर्नमेंट को भी ये ड्राफ्ट प्रोवाइड लॉ मिनिस्टर की वीडियो कौन हुई है, मेरी बात सुने, इसमें अब मसलन मैं आपको ये बता दूं, अगर देखें ना, आप तो उसको बड़ा क्रिटिकली देख रहे हैं, मैं आई वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द लेजिस्लेशन ऑफ दिस बिल, बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी समझता हूं कि आप इसको अगर आप गुड फेथ में देखें, उससे ये भी मुराद है कि देखें कोई चीज़ जब किसी एक पर्टिकुलर, अब जैसे कि डिफेंस रिलेटेड कोई चीज़ है या किसी भी सेक्टर, फार्मा सेक्टर के बारे में, तो उनसे कंसल्टेशन जो है, तो कोई आया उनको बताए बगैर अगर आप कोई एक चीज़ रिफॉर्म करते हैं, और अगर ये उसी स्पिरिट में जो कि ये कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि ये गलत है, ठीक है, चले खत्म बात। चले ठीक। अच्छा एक मिनट, मैं जरा वापस आता हूं जी, जरा एक इंपॉर्टेंट इशू है, जरा उस पर बात हो जाए ब्रेक के बाद, मैं साथ रही। एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, लेकिन मैं एहसन इकबाल साहब को ही सुनवाना चाहूंगा कि एहसन इकबाल साहब ने क्या फरमाया, जरा सुनिए। 10 महीने पहले वजीर आजम ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र करके एक और खतरनाक कार्ड खेला है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कौमी इदारों को अपनी सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। शिबली साहब, ये एहसन इकबाल साहब आपके साथ भी मौजूद हैं, इन्होंने ये बात की है, इस बात का कोई सिर पैर है, कोई हकीकत से मुताबिकत रखती है नहीं? उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया एक सहाफ़ी से। देखिए, मैं इससे पहले कि इस चीज़ का जवाब दूं, मैं क्विकली ज़रा, एहसन इकबाल साहब यहीं पे बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी प्रोग्राम के तकरीरों में भी कहा है और अभी हमारे वक्फे में भी ये बात की कि जी इसका वाहिद हल है इलेक्शन। जी, कहा है कि नहीं? सही कहा है, ऐसे ही कहा है, फ्रेश मैंडेट। ठीक है, फ्रेश मैंडेट। मुझे ये सिर्फ ये बता दें, अवाम को बता दें कि ये इलेक्शन किसके तहत होगा, उसमें अगर ये हार गए तो ये इलेक्शन ठीक होगा, और अगर ये जीत गए तो फिर, अगर जीत गए तो ठीक होगा, हार गए तो फिर धांधली हो गई, फिर सेलेक्टेड हो गए। शायद खान साहब कहते हैं एक इदारे ने फैसला करना है कि मुल्क आगे कैसे नहीं, चलेगा। तो वो तो हम तो नहीं है ना, जिस इदारे से ये बात कर रहे हैं, तो उसका तो ये बताएं ना कि ये ऐसी सिचुएशन में, तो इन्होंने तो कहा ना कि फ्रेश इलेक्शन कराएं। जी जी, तो हम तो कहते हैं कि जी आप कराएं। अब मुझे ये बताएं कि वो आया, आपकी टर्म 5 साल है, तो आप ऐसे ही कहते हैं। मैं ये कहता हूं, ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग, मैं इनकी बात का वो पूछ रहा हूं कि हम तो आए हैं 5 साल के लिए और इंशाल्लाह हम करेंगे, और लेकिन ये डेमोक्रेसी है, इसमें जो है तो अगर कोई सिचुएशन अगर ये ले आते हैं नो कॉन्फिडेंस तो फाइन। मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये तो तय करें कि इलेक्शन किस निजाम के तहत होंगे। अब देखिए, मौलाना फजलुर रहमान उधर जो है तो कि जी सिलेक्टेड है, और इनके नजदीक तो इन्होंने वो लोकल बॉडी में इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना, वो इलेक्शन में आ गए, इलेक्शन में खड़े हो गए और कुछ सीटें मिली, ओ जी ये पहली दफा है, ये हो गया, इलेक्शन ठीक हो गया, गैर जानिबदार थे, हम जीत इसलिए जीत गए। तो ये इस किस्म की मुनाफिकत में आप अगले उसको भी बनाना चाहते हैं। साहब का जो एक्यूजेशन है उसका जवाब आपने नहीं दिया। वो कहते हैं ऐसी बातें वज़ीर आज़म को नहीं करनी चाहिए। देखें पहले वो अभी कोई चीज मैं आपको है ही नहीं। एक सेकंड देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कोई ये नहीं है कि बस वन मॉर्निंग ही गॉट अप एंड ही गिव द स्टेटमेंट। नहीं, किसी ने सवाल पूछा होगा। हाँ, एक सहाफी ने पूछा,
वो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जी आप जो है तो जब 70 साल के होंगे तो आप जो है तो फिर क्या करेंगे। ऐसी बात जो है तो मैं कहूंगा कि जी जब 70 इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट 19 इसलिए मतलब है इसलिए मतलब है कि खुश होने दें, छोटा है, ठीक है। ये बात ये है कि आपको ये नहीं है कि जी इसमें कोई वो दिया, उससे सवाल पूछा उन्होंने जवाब दिया। एग्जैक्टली साहब डोंट टेक इट टू सीरियसली, इनकी नजर यही है जी, दैट्स व्हाट दे वांट। अपनी सीवी लेके फिर रहे हैं जी, ये सीवी लेके फिर रहे हैं। अब ये देखिए ये कह रहे हैं उधर आपने सुना नहीं, मुझे नहीं पता किसके पास जॉब सीकिंग, हम अवाम के पास सीवी लेके फिर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि मत घसीटिए इन तमाम मामला। यही तो मैंने कहा हो गई। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, मैंने यही कहा है कि ये मामलात जो हैं आखिरी एक आध महीने में डिस्कस होता है या फैसला होता है। 10 महीने पहले आप क्यों, आपसे किसी ने सवाल भी किया है तो यू आर नॉट बाउंड टू आंसर। आप क्यों उसको, आप ये भी एक तरीका होता है कि सवाल कराया जाता है और फिर जवाब दिया जाता है। तो इस बात के लिए मैं समझता हूं कि इस किस्म की बात बहुत हमारे मुल्क का जो एक प्रोफेशनल इदारा है उसके साथ इस किस्म की कोई बातचीत या सिग्नलिंग करना वो मुल्क के मफाद में नहीं, उस इदारे के मफाद में नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसलिए हमें इससे परहेज करना चाहिए इसको। लेकिन आपने कहा इसे सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल, सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करें। ओ भाई अगर इनसे किसी सहाफी ने सवाल पूछ लिया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और क्या, जो दिस इज द मोस्ट सेनेस्ट आंसर दैट यू कैन, दिस टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, यही जवाब दिए जो आप कह रहे हैं। नहीं, बट प्राइम मिनिस्टर कुड हैव सेड, ये बड़ा बेतुका सवाल है। नहीं, ये अब आपकी, मुझे पता होता तो मैं अगली दफा कहूंगा जी मुनीब से या एहसन इकबाल से पूछ के जवाब दें। नहीं, मुझसे ना पूछे, लेकिन मैंने कहा अगर प्राइम मिनिस्टर वांट्स, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे वांट्स टू डक अ क्वेश्चन एंड इफ ही वांट्स टू से आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, वो ये कह सकते हैं कि नहीं आई एम सॉरी, ये क्या सवाल है, दिस टू इट्स मैटर ऑफ सेमेंटिक्स भाई। नहीं, ये मेरी बात है, यू और मी और अच्छा चले वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। शिबली साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात होगी, किसी से पूछ के थोड़ी जवाब दे। They are so obsessed with this subject। देखें आपकी सर मैं क्या कहूँ, ये बार बार कहते हैं आप जॉब सीकिंग कर रहे हैं। और सर मेरे ख्याल में मुनीब भाई, मेरे ज़ाती ख्याल में जो एहसन भाई ने कहा और जो शाहिद भाई ने कहा, इन दोनों ने ठीक इशारा और तवज्जो इस जानिब दिलाई है कि वक्त से पहले इस बहस को छेड़ने का आपका मकसद क्या था। आप एक वो कहते हैं जवाब दे रहे थे एक सवाल, देखिए एक ही दफा वो साथ ही साथ इंटरव्यू में अपने ये भी कह रहे हैं कि अभी तक मैंने सोचा नहीं क्योंकि नवंबर बहुत दूर है, ये भी उन्होंने कहा। हाँ। तो फिर साथ की कहने की क्या जरूरत थी। तो गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये प्रेसिडेंट है, ये 2 दफा ये प्रेसिडेंट हुआ है और इसमें आर्म्ड फोर्सेस को माजी में अच्छा तासुर नहीं गया इन्हीं चीजों की वजह से, जनरली लोगों में भी नहीं गया। ठीक है, जनरल क्यानी मेरे ख्याल में उनके दौर के अंदर सवात का ऑपरेशन हुआ, बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। सारी ट्राइबल एजेंसीज के अंदर ऑपरेशन हुआ। अगर मैं बतौर मिलिट्री कमांडर उनको जनरल क्यानी की उसको देखता हूं तो वो बहुत अच्छा उन्होंने एज मिलिट्री कमांडर परफॉर्म किया। लेकिन जब उन्होंने एक्सटेंशन सीख की तो वो ओवरशैडो हो गई तमाम चीजें जो उनकी अचीवमेंट्स थी। तो इस बहस को अभी छेड़ देना, इस बहस को उस जानिब लेकर जाना कि वो उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाए, मकसद क्या कहते हैं हमने नहीं की यार। मुझे ये बताएं कि अभी आप इस बात की जवाब क्यों दे रहे हैं, इससे सवाल पूछा है कि जवाब इतना लंबा आपने दिया, क्योंकि हम तो एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए तो हम टीवी ये तो एक प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो ऑन टीवी भाई। बट माय डियर शिबली भाई, वो ना एहसन साहब वज़ीर आज़म है तो ना खोकर साहब वज़ीर आज़म। नहीं तो होल्ड ऑन, नहीं जब आपसे they do not have the authority to even appoint a चपड़ासी। सवाल किया, उसका जो सबसे बेहतरीन जवाब था, मुझसे अगर वो 10 दफा भी ये सवाल पूछते मैं कहूंगा जो वो जवाब प्राइम मिनिस्टर ने दिया बिल्कुल परफेक्ट। सर प्राइम मिनिस्टर ने ठीक परफेक्ट नपातुल्ला जवाब दिया। ये अब उसको बीटिंग बिटवीन किसने उठाया इस सब्जेक्ट को, प्राइम मिनिस्टर तो वो बात कर दी ना अपने एहसन भाई ने। क्यों उठाया कभी किधर, बिकॉज दे वांट टू, दे गेट नर्वस ऑन दिस सब्जेक्ट। प्राइम मिनिस्टर ने दे आर इनसिक्योर, दे आर शोइंग देयर सीवी। वक्त से पहले वज़ीर आज़म ने जानबूझ के एक बहुत खतरनाक सिग्नलिंग की है। मैं समझता हूं कि ये ना मुल्क के मफाद में है ना हमारे इदारों के मफाद में है और इससे परहेज करना चाहिए। बहरहाल जी इस तरह की स्टेटमेंट से परहेज करना चाहिए। शबीर साहब आपका, जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब मुस्तफा खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम देखा जी आपने। अब पता नहीं जो हमने डिस्कशन की है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से कौन फैक्चुअली दुरुस्त बोल रहा है, आने वाला वक्त बता देगा। और अगर हुकूमत दुरुस्त इक़दाम ले रही है तो वो भी पता चल देंगे, अगर गलत है तो आवाम खुद ही बता देंगे इलेक्शंस के अंदर। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।